रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो में किया गया उनका निवेश उनका सबसे बड़ा रिस्क था। उन्होंने कहा कि उन्होंने जियो में ऐसे समय पर निवेश किया जब कई विशेषज्ञ बता रहे थे कि अत्याधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए भारत अभी तैयार नहीं है। मुकेश अंबानी ने मैकेंजी एशिया के चेयरमैन को दिए गए इंटरव्यू में ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। सर, मुकेश अंबानी को जियो की सफलता पर शक था, मतलब ये क्या वाकई में शक था, और फिर अगर था तो उसके पीछे क्या वजह रही सर? बड़ा दिलचस्प है और ये काफ़ी पुराना किस्सा है जो मुकेश अंबानी ने अपने इस इंटरव्यू में बयान कर दिया। जो लोग भारतीय टेलीकॉम के विकास को लंबे समय से देख रहे हैं, 1995 के आसपास से, जब से भारत में पहली बार टेलीकॉम का लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, मुकेश अंबानी के इस बयान में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बेहद दिलचस्प हैं और खुलकर उन्होंने बात स्वीकार की। उनको क्यों इसकी सफलता पर शक था, इसकी दो बड़ी वजह थी। पहली बड़ी वजह यह कि रिलायंस एक टेलीकॉम ऑपरेटर के तौर पर एक परियोजना और एक कंपनी लाकर अपने हाथ डुबा चुका था। जो पहले दौर का लाइसेंसिंग हुई थी भारत में, उसमें तब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी एक साथ थे और रिलायंस ने जीएसएम कम्युनिकेशन के लिए लाइसेंस लिया था। उसके बाद दूसरी बार रिलायंस ने फिर एक लाइसेंस लिया था सीडीएमए सर्विसेज के लिए, जो लॉन्च की गई थी। तो दो बार टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस की तरफ से बड़ा निवेश किया जा चुका था और दोनों बार वो सेवाएं असफल रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है, 2016 की परिस्थिति अगर आप याद करें, उससे पहले तक वो परिस्थितियां आ चुकी थी कि भारत में सीडीएमए का एक बड़ा प्रयोग रिलायंस लेकर आया था, जिसके साथ वो कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला कैंपेन था। विपुल जी, आपको याद होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इन दोनों असफलताओं की रोशनी में जब जियो आया तो ये संदेह उस समय एक्सपर्ट्स को भी था, बाजार को भी था, जब जियो लॉन्च हो रहा था। तो पहली चीज़ तो ये थी जिसकी तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया, लेकिन एक वजह अंदर खाने ये वजह थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि रिलायंस जिस एग्रेसिव ढंग से डेटा को सामने लेकर आया, वो उस हिसाब से 2016 के हिसाब से नया था। और ऐसा माना जा रहा था कि भारत के लोग डेटा पेइंग कैपेसिटी नहीं रखते हैं, इंटरनेट के लिए उतना पैसा नहीं दे पाएंगे, और इसलिए ये परियोजना चलेगी कि नहीं चलेगी, इसको नुकसान होगा या फायदा होगा, ये देखना होगा। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों संदेह थे। लेकिन पहली बात तो पिछले अनुभवों से निकली थी, पर दूसरी बात वो संदेह सही साबित नहीं हुआ। जियो ने बाजार में हिस्सेदारी बनाई और आज भारतीय बाजार आमतौर पर डोपोली की स्थिति में है, जिसमें बाजार लगभग आधा एयरटेल और जियो के पास है। और इस बीच चीन की ऑयल एंड गैस कंपनी चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि CNOOC ने दक्षिण चीन सागर में डीप सी नेचुरल गैस प्रोजेक्ट का दूसरा चरण पूरी तरह से लॉन्च कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की वजह से चीन की सालाना नेचुरल गैस उत्पादन क्षमता 4.5 अरब क्यूबिक मीटर हो गई है। सर, चीन का ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा दिखाई दे रहा है और इस पर क्या कुछ अपडेट्स आपके पास हैं सर? विपुल जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जिस तरीके की अफरा तफरी मची है, जो हम देख रहे हैं मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में टकराव की स्थिति में दुनिया के तेल मार्गों पर बढ़ रहे दबाव की स्थिति में, उसमें चीन का ये निवेश और चीन का ये नया प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। चीन का ये जो डीप सी 2 ब्लॉक है, ये ब्लॉक चीन का डीप वाटर में सबसे बड़ा निवेश है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और इसके साथ चीन ने गैस को लेकर अपनी निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम करने के लिए और घरेलू स्तर पर गैस के उत्पादन को बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल की। चाइना की जो ऑफशोर नेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है, उसने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। सेकेंड फेज का जो एक्सपेंशन है, वो करीब समुद्र में 1500 मीटर नीचे के प्लेटफॉर्म से गैस निकालने को लेकर आएगा। और इधर चीन ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर रूस के साथ और ईरान के साथ भी ताज़ा समझौते किए हैं, जिसके बाद उसकी निर्भरता धीमे धीमे समुद्री मार्गों पर सीमित होती जाएगी, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसे दुनिया के दो सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण समुद्री मार्गों से अपना तेल और गैस लाना पड़ता है, जो कि भारत को भी लाना पड़ता है, एक होर्मुज और दूसरा मलक्का स्ट्रेटस। और उससे बाहर हटने के लिए, उस खतरे को कम करने के लिए चीन घरेलू हाइड्रोकार्बन सुविधाओं पर बड़ा निवेश कर रहा है।